गुड। तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें सामने रेस्टोरेंट के दरवाजे से निकलते लड़के को किस करना होगा। कैथरीन ने आंख दबाते उसे कहा। व्हाट? बकवास, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो सुनकर सुर्ख चेहरा लिए इनकारी हुई। अब डेयर तो डेयर है, तुम्हें ये करना होगा, कैथरीन ने कतियत से कहा। तो सनाइल ने बेबसी से जेनिफर, राबिका और फाहा को देखा। वो तीनों भी कैथरीन की बात पर हवन्नक बनी उसे देख रही थी। कैट, ये कैसे मुमकिन है? तुम जानती हो सनी मुस्लिम है, वो ये सब नहीं कर सकती। जेनिफर ने उसे बाज रखना चाहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ढेर सारे नित नए मज़े मज़े के नॉवेल्स। और आज भी मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा नॉवेल जो कि आपकी फेवरेट राइटर ज़ेनिया शाह ने आप लोगों के लिए लिखा है। और ये नॉवेल पढ़कर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस नॉवेल के सहर में जकड़ते चले जाएंगे और आपका दिल बेसाख्ता बोलेगा, दिल मांगे। और तो फिर अब स्टार्ट करती हूँ इस नॉवेल की एपिसोड 1, मगर उससे पहले आपने करना है वीडियो को लाइक। और अगर आपको हमारी ये प्रीमियम ऑफ़र जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रोज़ नित नए मज़े मज़े के दिलचस्प नॉवेल्स पसंद आ रही हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर इन नॉवेल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस नॉवेल की एपिसोड 1 को और देखते हैं कि आपको ये नॉवेल कैसा लगेगा। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, रिटन बाय ज़ेनिया शाह, एपिसोड 1। बहार के मौसम का ये एक आम सा दिन था। सुबह का सूरज निकल कर अपना सफ़र शुरू कर चुका था और इसके साथ ही खुशबू और मोहब्बत की कहानियों से मशहूर इस खूबसूरत शहर पेरिस के लोग भी अपने दिन का आगाज़ करते अपने अपने सफ़र पर गामज़न थे। साउथ ईस्ट में वाक़ई ये 10 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग इस वक्त बारिश से घिरी थी। आसपास इसी जैसी कई बिल्डिंग्स मौजूद थीं। चौथी मंजिल पर कायम एक अपार्टमेंट की खिड़की पर सुरमई रंग के पर्दे लहराते नजर आ रहे थे, जिसके पार एक नीली आंखों वाली परी चेहरा लड़की अपने घुंघराले बालों के साथ नबर्द आसमां थी। बालों की नरमी और चमक देखने वालों को नजरें ठहराने पर मजबूर करती थी। दूधिया रंगत पर गहरी नीली आंखें, गुलाबी होंठ और छोटी सी नाक खूब जचती थी। वो बिलाशुबा कुदरत का हसीन शाहकार थी। हर देखने वाला दूसरी नज़र डालने पर मजबूर हो जाता था। ये अलग बात है कि उसकी शख्सियत का एतमाद और ख़ुद इन्हसारी के सबब उसकी शख्सियत में झलकता वक़ार किसी को उसकी जानिब बढ़ने की इजाज़त नहीं देता था। ये नहीं था कि वो बहुत संजीदा थी या मगरूर। मिजाज में उसकी शोखी भी थी और नरमी भी, लेकिन वो मुकाबिल को अपनी मर्ज़ी से डील करना जानती थी। जिसको वो चाहती थी अपने करीब आने का मौका देती और जिसको नहीं चाहती वो मुड़कर उससे सलाम तक करने की हिम्मत ना कर पाता। और जो उसके करीब थे उनके लिए वो अपना सब कुछ निछावर करने को हमा वक्त तैयार रहती थी। यही आदत उसे हर दिल अजीज़ रखती थी। अपने हुस्न से बेनियाज वो बहुत सादा से दिल की मालिक थी, जिसमें ना कोई बुग़्ज़ था ना कोई खोट। और शायद यही चीज़ उसके हुस्न को मज़ीद दवाम बख्शती थी। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद जो एक एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खोकर अब इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी, लेकिन ना उसके हौसले पस्त हुए थे ना हिम्मत टूटी थी। लड़खड़ा कर वो एक बार फिर खड़ी हो चुकी थी और आज वो तालीम मुकम्मल होने से पहले ही अपने पैरों पर खड़ी थी, पुरएतमाद और ख़ुद मुख्तार। सनी, जल्दी कर लो, आज यूनी का लास्ट डे है, तुम लेट कराओगी। मैं आज का एक लम्हा भी मिस नहीं करना चाहती। वो जो कद आदम आईने के सामने खड़ी अपने बालों को हाथ में पकड़कर
ऊपर उठाए होंठों को पाउट की सूरत सुकेड़े अपना जायजा ले रही थी। इसी अंदाज में तिरछी होकर अंदर दाखिल होने की वाले की जानिब मतवज्जा हुई थी। मेरे बाल यार, क्या करूं, नहीं संभलते। लोगों के बाल घुंघराले होते हैं लेकिन इतने सिल्की तो नहीं होते। मेरे अजीब हैं, सिल्की भी हैं और कर्ली भी। क्या जुल्म है ये। वो हमेशा की तरह अपने बालों का रोना शुरू कर चुकी थी। फाहा ने उसे देखकर सर पर हाथ मारा। इंतहाई नाशुक्री लड़की हो तुम। तुम्हारे बाल कुदरती हुस्न से माला माल हैं और तुम नाला रहती हो। लोग तरसते हैं ऐसे बालों के लिए और एक तुम हो जिसे कोई कदर ही नहीं। वो बोलती हुई उसके करीब आकर अब उसके बालों को हाथ में ले चुकी थी। पता नहीं तुम्हें ही लगते होंगे ये हसीन। मैंने इतने लोगों को देखा है जिनके बाल कर्ली हैं, वो जैसे चाहे स्टाइल कर लेते हैं। मैसी बन, पोनी टेल, कुछ तो बिना किसी बैंड और क्लिप के बांध लेती हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। ना मेसी बन बना सकती हूँ, ना पोनी टेल, क्लिप ही स्लिप हो जाता है। अब तुम बताओ, कोई करेगा यकीन कि कर्ली बाल भी इतना तंग करते होंगे। वो अब अपने बालों को छोड़कर बाजुओं को सीने पर बांधे शीशे में देखते हुए अपनी छोटी सी नाक को सुकेड़े बोल रही थी। मेरी जान, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि उनके बालों में रूखापन होता है, चमक से परे होते हैं, और आपके बाल नर्म मुलायम चमकदार और रेशमी हैं। लड़कियां कितने ही चक्कर लगाती हैं पॉलर के ऐसे बालों की ख्वाहिश में, और आपको अल्लाह ने बिन मांगे दे दिए हैं तो आपको कदर नहीं। लो देखो, बंध गए बाल, कितने प्यारे लग रहे हैं। फाहा ने उसके बालों को क्लिप की मदद से ट्विस्ट करके बन की सूरत बांधा था, जिसमें कुछ लटें आगे और पीछे निकलकर उसकी सुराहीदार गर्दन को मजीद तो आतिशा करने लगी थी। काश मैं लड़का होती तो इस बारबी डॉल को पकड़कर खा जाती। फाहा ने ड्रामाई अंदाज अपनाते आह भरी, जिस पर एक नकरई कहकहा कमरे में गूंज उठा। कितनी ठरकी हो तुम। अच्छा ही है जो तुम लड़की हो, वरना तमाम लड़कियां बेचारी इस शहर से नापैद हो जाती तुमसे बचने के लिए। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया और स्टडी टेबल से अपनी बुक्स समेट कर बैग में डाली। दूसरी जानिब रखे पेंट ब्रश, कलर पैलेट्स, पेपर और कलर पैड्स उठाकर एहतियात से रखते वो जाने को तैयार खड़ी थी। ब्लू जीन्स पर सी ग्रीन घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती फ्रॉक में मलबूस, गले में हम रंग स्टॉलर डाले वो किसी मोमी गुड़िया का गुमान दे रही थी। फाहा ने बामुश्किल अपनी नज़रें उस पर से हटाईं। चलो, अब 8 बज रहे हैं। रबीका और जेनिफर कैफ़े में हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें कहा था कि हम इकट्ठा चलेंगे, लेकिन तुम हो के इतना वक्त कर देती हो। वो तेज़ी से बोलती उसे बाहर आने का इशारा करती कमरे से निकली। वो भी उसकी पैरवी करती एक नज़र आईने में उभरते अपने अक्स पर डालती बाहर निकली थी। वो दोनों अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक करती लिफ्ट तक आई। दीवार में नस्ब डिजिटल इंडिकेटर लिफ्ट के नीचे जाने का इशारा दे रहा था। कॉल बटन दबाकर वो दोनों लिफ्ट के मुंतज़िर अपने बातों में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ लम्हों बाद लिफ्ट का दरवाज़ा मखसूस आवाज़ के साथ खुला और दोनों अंदर दाखिल होती अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो गईं। तारकोल से बनी शिफाफ सड़क पर एक कतार में 4 काली क्रूज़र तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं। पहली और आखिरी गाड़ी में बावर्दी गार्ड्स सवार थे, जो इस काफ़िले में सवार किसी बड़ी शख्सियत की निशानदही कर रहे थे। तेज़ रफ्तारी से चलते ये काफ़िला एक बेस के सामने आकर रुका, जहाँ कई मजदूर लकड़ी के बने क्रेट्स उठाकर ले जाते नजर आ रहे थे। गाड़ियों के टायर ब्रेक लगने से चरचराए तो वहाँ मौजूद हर शख्स एक लम्हे को थमा। बावर्दी गार्ड्स तेज़ी से उतरकर दूसरे नंबर पर मौजूद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुस्तैदी से खड़े हुए। स्याह चमकते जूते गाड़ी के पाँवदान पर नमूदार हुए और दूसरे पल वो ज़मीन पर मजबूती से कदम जमाकर खड़ा हुआ। स्याह जीन्स और टी शर्ट पर स्याह स्मार्ट फिटिंग जैकेट ज़ेबतन किए वो
मजबूत जिसामत का मालिक माहौल पर छा रहा था। स्याह सनग्लासेस में उसकी मुकाबिल को चट करती गहरी निगाहें छुपी हुई थीं। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डालते वो रौबदार चाल चलता शान से आगे बढ़ रहा था। तमाम मजदूर उसे देखकर सलाम करते, उसके पास से गुजरते तेजी से अपने अपने कामों में मशगूल हो गए थे। ये एक आर्म्ड फैक्ट्री थी और ये उसका बेस था जहां असलहा असेंबल होकर स्मगल किया जाता था। वो चलता हुआ बेस में मौजूद एक ऑफिस के सामने रुका और दाएं हाथ से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर गुल, गुड टू सी यू। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी एक कॉल पर चले आएंगे। उसी अंदर दाखिल होता देख टेबल के पीछे बैठे शख्स ने खुद को संभालते हुए इस्तकबालिया अंदाज अपनाया। उसके साथ खड़े दरमियानी उम्र के शख्स ने मुकाबिल को देखकर थूक निकला। सियाने उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं, लेकिन मैं एयरपीस से उभरती सांसों में मौजूद साजिशों की बू सूंघता हूँ, तो मेरे ना आने का कोई जवाब नहीं था। कुर्सी घसीट कर वो सामने टेबल पर ग्लासेस रखकर बैठा। उसकी पुश्त पर दाएं बाएं बावर्दी गार्ड्स चौकन्ने खड़े थे। बहुत गहरी बात कर दी आपने मिस्टर गुल। चलिए खैर, अब आपने मेरा काम आसान कर ही दिया है तो मेरा आधा वक्त तमहीद बांधने का बच जाएगा। वो आप सूंघ ही चुके हैं तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो कुर्सी पर बैठता दोनों कोहनियाँ टेबल पर टिकाकर आगे को झुका। कैरी ऑन जोसेफ, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी नीयत में कितना फतूर आया है। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आरामदेह अंदाज में बैठा वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांक रहा था। एक पल को जोसेफ का एतमाद लड़खड़ाया था, लेकिन उसकी बात पर उसके खून का फिशार बढ़ा था। फतूर नहीं है मिस्टर गुल, मेरा हक है। फ्रेंच लबो लहजे में वो भिपरा। हक का सियाको सबाक वाज़े करो जोसेफ। हक में कभी किसी का नहीं रखता, तुम्हारा भी नहीं रखूंगा। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। हक का सियाको सबाक। माँ बाप अपनी औलाद के लिए वरासत में जायदादें छोड़ते हैं। मेरे बाप ने अपनी वफादारी छोड़ी है, और वफादारी पेट नहीं भरती मिस्टर गुल। मुझे मेरे बाप की सालों की वफादारी की कीमत चाहिए। वो उसकी आंखों में झांकते गोया हुआ। ये अलग बात थी कि उसकी निगाहें उसे मज़ीद नज़रें ठहराने की इजाज़त ना दे पाईं। ओह, तुम्हें तुम्हारे बाप की वफादारी की कीमत चाहिए, ये तो वाकई बहुत बड़ा हक है फ्रीडी। उसने तमस्खुराना अंदाज में अपने दाएं जानिब खड़े 3 पीस सूट में मलबूस शख्स को मुखातिब किया, जो उसका निहायत करीबी और वफादार था। उसके मुखातिब करने पर वो मुस्कुरा कर रह गया। ठीक है जोसेफ, बताओ क्या कीमत चाहिए तुम्हें। सर इस बात में हिलाता वो संजीदगी से पूछ रहा था। तुम्हारा ये बेस, जहाँ जितना भी असलहा बनता है, इसका पूरा इख्तियार चाहिए मुझे। जोसेफ की आंखें चमकी थीं। बस इतना ही? चलो, तुम्हें तुम्हारी वफादारी का ये सिला दे ही देते हैं, तुम्हारे बाप की ही सही। वो दोनों पाँव ज़मीन पर जमाते खड़ा हुआ। जोसेफ की हैरानगी अपने अरूज पर थी। मुझे यकीन है पेपर्स भी तुम मुकम्मल करवा चुके होंगे, तुम बिना वक्त ज़ाया किए ले आओ। वो मजबूत कदमों पर चलते उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। जोसेफ ने मैकेनिकी अंदाज में अपने ब्लेज़र की जेब से पेपर्स निकाले। वो उसके सामने पेपर्स रखते हुए उसके चेहरे को खोज रहा था, जो निहायत पुरसकून था। उसने अपनी जैकेट की जेब से खूबसूरत सा कलम निकाला, जो दिखने में निहायत नफीस और बिल्कुल मुख्तलिफ था। जोसेफ के पेपर सामने रखने पर उसने पेन खोलकर साइन किया। बस इतनी आसानी से तुम मान गए? उसने अपनी हैरानगी को अल्फाज दिए। क्यों, क्या तुमने कोई और खाका खींचा था?
उसके इत्मीनान में अब भी कोई फ़र्क नहीं आया था। हाँ, मुझे लगा था कि तुम मेरी बात सुनकर तैश में आओगे, थोड़ी हाथापाई होगी, मैं तो पूरी तैयारी से बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने इर्द गिर्द भारी भरकम आदमियों की फौज को देखते कहा, यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में। तुम काम से पहले मंसूबे तैयार करते हो, जबकि मैं काम करके मंसूबा बनाता हूँ। मुझ तक को खबर नहीं होती कि मेरे इरादे क्या हैं। दुश्मन तो फिर बहुत दूर की बात है। वो क्या है ना कि भरोसा मैं अपने साए पर भी नहीं करता। जवाब देकर उसका गाल थपथपाता वो पलटा था। 4 कदम चलकर वो रुका, कुछ सोचकर पलटकर वापस उसके सामने आकर खड़ा हुआ। ये सब जो तो तुमने मुझसे मांग कर ले लिया है, लेकिन तुम्हारे बाप की वफादारी के सिले में मैं भी तुम्हें कुछ इनायत करना चाहता हूँ। उसने बोलते हुए अपनी जेब में रखा वो नफीस सा पेन निकाला जिससे उसने कुछ देर पहले साइन किए थे। ये पेन देख रहे हो, इसकी कीमत इस बेस से कई गुना ज़्यादा है। तुमने तो बहुत हकीर सा मुआवजा मांगा था अपनी बाप की वफादारी का। मैं खुद तुम्हें उसकी वफादारी की कीमत देना चाहता हूँ, इसलिए ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। उसने वो पेन एक नज़र देखकर आगे बढ़ते हुए उसकी फ्रंट पॉकेट में अटकाया। जोसेफ ने गर्दन को झुकाकर अपनी जेब में चमकते उस पेन को देखा। मिस्टर गुल, इस नवाजिश का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं। उसकी बात अभी नामुकम्मल थी जब उसने हाथ उठाकर उसे टोका। समझने की कोशिश मत करो तो बेहतर है। अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, कहीं ये थोड़ा बहुत जो काम करता है वो भी ना छोड़ दे। तंज में डूबा तीर छोड़ते वो पलटकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। गार्ड ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा वाक किया। वो अपनी गहरी सुरमई मुकाबिल के अंदर तक उतरती आंखों को एक बार फिर ग्लासेस के पीछे छुपाते गाड़ी में बैठा। गार्ड्स दरवाज़ा बंद करके फौरन सीट पर आए। बाकी गार्ड्स ने भी गाड़ियों में सवार होते उसकी पैरवी की। चंद लम्हों में गाड़ियां आगे पीछे धुआं उड़ाती निकली। बेवकूफ़ इंसान, इतनी आसानी से सब कुछ मेरे हवाले कर गया। जोसेफ ने अपनी जीत पर खुश होते मुस्कुराते हुए कहा, सर, वो शेर गुल ख़ानदान का दिमाग है। कोई नहीं जान सकता उनके दिमाग में कब क्या चलता है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी अपनी जीत पर इतना खुश मत हो। शेर हमेशा हमला करने के लिए 2 कदम पीछे लेता है और वो शेरों का बाप है। दरमियानी उम्र के नफीस शख्सियत का हामिल रऊफ जोसेफ को तंबीह कर रहा था। ओह शट अप। मेरे बेस में खड़े होकर उसकी शान के कसीदे मत पढ़ो। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। और वो बेवकूफ़ इंसान जो 1 सेकंड में ये सब कुछ मेरे हवाले कर गया, मेरी नज़र में सिर्फ एक अहमक है। उसने रऊफ का गिरेबान जकड़ते उंगली घुमाकर इशारा किया। देखते हैं सर, कौन कितने पानी में है। रऊफ ने बिना डरे उसकी आंखों में झांक कर जताया, जिस पर जोसेफ ने गुस्से से भिपड़ते एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ा था। आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। हर तरफ खुशबाश बेफिक्र चेहरे इस दिन को खूब यादगार बनाने के जतन में कोशा थे। वो भी फाहा के हमरा अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ बेफिक्री से इस दिन की यादें समेट रही थी। इस वक्त वो सब टोली की सूरत दायरा बनाकर बैठे ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। सबकी नज़रें दरमियान में घूमती बोतल पर जमी थीं। आहिस्ता आहिस्ता बोतल के रुकने पर सबकी निगाहें सनाइल की जानिब उठी। ओह, बोतल का रुख अपनी जानिब पाकर उसके मुंह से बेसाख्ता अदा हुआ। ओह वो कुछ नहीं, अब जल्दी से बताओ, ट्रुथ और डेयर। जेनिफर ने बोतल उठाकर सीधे करते पूछा। डेयर। गुलाबी होंठों पर शहादत की उंगली बनाए पुरसोच अंदाज में उसने निगाहें ऊपर किए जवाब दिया, जिस पर उन सब का शोर बुलंद हुआ। गुड,
तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें सामने रेस्टोरेंट के दरवाजे से निकलते लड़के को किस करना है। कैथरीन ने आंख दबाते उसे कहा, व्हाट? बकवास, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो सुनकर सुर्ख चेहरा लिए इनकारी हुई। अब डेयर तो डेयर है, तुम्हें ये करना होगा, कैथरीन ने कतियत से कहा। तो सनाइल ने बेबसी से जेनिफर, रबीका और फाहा को देखा। वो तीनों भी कैथरीन की बात पर हवन्नक बनी उसे देख रही थी। कैट, ये कैसे मुमकिन है? तुम जानती हो सनी मुस्लिम है, वो ये सब नहीं कर सकती। जेनिफर ने, ओ जेनी, मैं कौन सा इसे हद पार करने का कह रही हूँ। कैथरीन ने बुरा सा मुंह बनाते जवाब पेश किया। फिर भी कैट, ये गलत है, तुम कुछ और कहो। रबीका ने भी मुदाखलत करते पुरजोर अंदाज में कहा। फाहा और सनाइल ने उसे मशकूर निगाहों से देखा। ओके फाइन, किस मत करो, घुटनों पर बैठकर ये फूल तो दे सकती हो। कैथरीन ने आंखें घुमाकर गार्डन में लगा फूल देखकर इशारा किया, जिस पर वो चारों ही आमादा हो गई थी। यूनिवर्सिटी गार्डन से कुछ फासले पर सदर दरवाज़ा था और दरमियान में 2 वे रोड के पार एक जाना माना रेस्टोरेंट था, जहां शहर की एलिट क्लास के लोग आते जाते थे। वो तीनों सदर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। सनाइल अकेले ही रोड पार करके रेस्टोरेंट की जाने बढ़ी और एग्जिट के ऐन सामने खड़ी हो गई। शर्त के मुताबिक जो पहला शख्स इस दरवाजे से बाहर आएगा उसे सनाइल ने प्रपोज करना होगा, और वो पूरे दिल से दुआ कर रही थी कि आने वाला कोई उम्र रसीदा शख्स हो जो सोबर और बुर्दबार हो, जो उसके इस बचपने को संजीदगी से लेने के बजाय इंजॉय करे। जोसेफ से मिलकर वो अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में रेस्टोरेंट आया था। उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा था, जो पेरिस का सबसे महंगा और शानदार प्रोजेक्ट्स में से एक था। और इस सिलसिले में आज कुछ डेलीगेशंस मिल रहे थे जो इस प्रोजेक्ट में उसके साथ शराकत दारी करना चाहते थे। वो मीटिंग से कुछ वक्त पहले ही यहाँ पहुँच गया था। जोसेफ से मिलकर उसका दिमाग गर्म हो चुका था, जिसे वो एक कप कॉफ़ी के साथ ठंडा करना चाहता था। लोग खुद को पुरसकून करने के लिए ठंडी चीज़ों को फ़रोग देते हैं, जबकि वो मज़ीद गर्म चीज़ों से खुद को पुरसकून किया करता था। वेटर गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी का कप उसकी टेबल पर रखकर जा चुका था। ग्लास विंडो से बाहर देखते वो अपने एतराफ़ से लापरवाह था। स्याह जीन्स शर्ट और जैकेट में उसका लंबा कद और मजबूत जिसामत उसे माहौल पर असरअंदाज कर रही थी। रेस्टोरेंट में मौजूद लड़कियों की तवज्जो का मरकज़ बना वो यकसर हर चीज़ से लापरवाह बैठा था। कॉफ़ी ख़त्म होने तक डेलीगेशन की आमद हो चुकी थी, जिनके लिए उसने वीआईपी कॉर्नर बुक करवाए थे। गार्ड्स के इत्तला देने पर वो टेबल पर एक बड़ा नोट छोड़कर उठा और शान से चलता उन्हें रिसीव करते अंदर बढ़ गया। इसकी बेनियाजी पर वहाँ मौजूद लड़कियों ने आहें भरी थीं। मीटिंग से फारिग होते वो अपने गार्ड्स के हमरा बाहर निकला। ग्लासेस आंखों पर लगाए उसने दरवाज़ा धकेल कर बाहर कदम रखा था, जब अपने सामने एक मोमी गुड़िया को घुटनों के बल बैठता देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। लम्हों में पेशानी पर हैरत से बल पड़े थे जब अपने सामने उसने एक गुलाब की कली देखी। आई होप आप समझेंगे, आज मेरा यूनी का आखिरी दिन है और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ये डेयर दिया है, तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। बस आप ये फूल ले लें और इसे सीरियस मत लीजिएगा, ये बस एक मजाक है। आंखें बंद किए उसने एक सांस में पूरी रुदात सुनाई थी। वो जो हैरत से उसे देख रहा था, जाने क्यों यकायक उसे इस मंजर में दिलचस्पी हुई थी। वो जो सनफे नाजुक से कोसों दूर रहता था, आज अचानक से इस तरह एक लड़की को अपने सामने बैठा पाकर कंफ्यूज हुआ था। लड़कियों का अपनी जानिब टिकटिकी बांधे देखना, ठहरना और ठिठकना वो सब देखता था, लेकिन हमेशा इन चीज़ों से बेनियाज रहा था। लेकिन ये मंजर उसके लिए नया था।
मिजाज की जो गर्मी कॉफ़ी से भी कम नहीं हुई थी, वो इस मंजर ने कर दी थी। भीगा मौसम और अपने सामने घुटनों के बल बैठी ये हसीन मोमी गुड़िया उस पर किसी ठंडी फवार की मानित असरअंदाज हुए थे। इसकी बातें सुनकर जाने कौन सी ताकत थी जो उसे रुकने पर मजबूर कर गई थी। शायद उसका मासूम चेहरा या उसकी मासूमाना बातें, वो फैसला नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो था जो उसे अपनी जानिब यकदम खींच चुका था। वो बगौर उसके हसीन चेहरे को कुछ पल देखता रहा, फिर 2 कदम आगे बढ़कर उसने गुलाब उसके हाथों से लिया। एक मुस्कुराहट उसके लबों पर आकर मादूम हुई थी। शायद उसकी इतने साल में पहली मुस्कुराहट थी। एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डालकर गुलाब थामे वो बिना रुके आगे बढ़ चुका था। गार्ड्स उसकी तकलीद करते तेजी से कदम बढ़ाने लगे थे। जारी है। जी तो रीडर्स, आपको कैसी लगी तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एपिसोड 1, और आपको क्या लगता है कि वो कौन शख्स है जिसको सुनाइल ने जो है वो गुलाब पेश किया है और उसे प्रपोज किया है, और क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या इतनी आसानी से मिस्टर गुल ने अपना बेस जो है वो जोसेफ को दे दिया होगा, या इसके पीछे उसकी कोई साजिश, कोई प्लानिंग है? ये सब जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 2 का, जो कि बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल पर। और जनाब, माजरत कि आपको बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। दरअसल हमारे पास इस वक्त बहुत तेज़ मूसलाधार जो बारिश है वो आ रही है, और बादल गरजने और चमकने की आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस एपिसोड को। अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।